गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुकलो। तो आइए शुरू करते हैं अपने 14 दिसंबर का डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। थोड़ा इसको जूम किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? इंडिया प्रीमियर शो ऑन टेक्निकल टेक्सटाइल्स टेक्नोटेक्स 2023 विल बी हेल्ड इन विच सिटी फ्रॉम 22nd टू 24th February 2023। टेक्निकल टेक्सटाइल्स पर भारत की प्रमुख प्रदर्शनी टेक्नोटेक्स 2023 22 से 24 फरवरी 2023 तक किस शहर में आयोजित की जाएगी? कहाँ पे की जाएगी? मुंबई शहर में आयोजित की जाती। इट इज लाइक एन एग्जीबिशन, वहां पे रखा जाएगा। ठीक है। एक और शो होता है जो कि आपको देखना चाहिए, जिसका नाम है शार्क इंडिया। क्या है? शार्क इंडिया। शार्क इंडिया देखने से आपको क्या मालूम पड़ता है कि हमारे देश में क्या क्या इनोवेशन किए जा रहे हैं, किस किस रूप से बिजनेस परफॉर्म किए जा रहे हैं। लोग वहां पे आते हैं, अपना बिजनेस दिखाते हैं ताकि उनको फंडिंग मिल सके। फंडिंग के बदले में वो लोग सामने वालों को क्या देते हैं? इक्विटी देते हैं। तो इक्विटी क्या होता है, ये आपको सीखने को मिलेगा। प्लस बिजनेस के बहुत सारे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपने को वहां पे सीखने को मिलेगी। और प्लस जब जब लोग अपनी पूरी कहानी बताते हैं, तो वो कहानी सुन के आपको ये भी समझ में आएगा, अगर आप उससे लगभग मिलते जुलते हैं तो ये चीज आप भी देख सकते हैं करने के लिए। ठीक है। तो इसका 2023 का शो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होगा, तो आप भी इसको देखना। चलिए, टेक्नोटेक्स 2023 कहाँ पे होगा आपका? मुंबई में होगा। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ पे होगा आपका? इंदौर में होगा। डिफेंस एक्सपो 2022 कहाँ पे? गांधीनगर में। ओके। इंडियाज बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल 2023 कहाँ पे होगा आपका? दिल्ली में होगा। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल कौन है आपके? पीयूष गोयल जी है, जबकि पीयूष गोयल पहले रेल मिनिस्टर भी रह चुके हैं। राज्यसभा के संसद के नेता कौन है? पीयूष गोयल भी हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। द फिफ्थ एडिशन ऑफ यूरोपियन इंडिया कंपटीशन वीक इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह के 5वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में हुआ? कहां पे हुआ है? दिल्ली में हुआ है। ओके। इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन कंपटीशन वीक कहां पे? दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई का हेडक्वार्टर कहां है आपका? न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन कौन है इसके? संगीता वर्मा जी है। यूरोपियन यूनियन में मेंबर कितने हैं? 27 देश है। और यूरो जोन में 19 देश आते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। ऑन विच डे इंडिया ऑब्जर्व्ड एज महापरिनिर्वाण दिवस टू मार्क द डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए भारत ने किस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में घोषित किया है? तो वो है आपका 6 दिसंबर को घोषित किया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। और यहाँ पे कुछ देश के नाम है जो दिसंबर में आते हैं आपकी, जैसे वर्ल्ड एड्स डे, इंडियन नेवी डे, वर्ल्ड सॉइल डे, महापरिनिर्वाण दिवस, इंडिया इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे एंड नेशनल कंज्यूमर राइट डे। अब इसके बाद में जो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ने के लिए दिया, तो मेरे को अभी याद है, वो शायद वो था आपका B-21 फाइटर जेट। ओके। B-21 रेडर उसका नाम था। देखो ये क्या है ना, ये आज से 2 जनरेशन के बाद का फाइटर जेट है। ठीक है। कोई भी रेडार इसको ट्रैक नहीं कर सकता है। ठीक है। ये कितनी ही दूर पर निशाना लगाने में काबिल है, सक्षम है। और ये अभी तक सिर्फ यूएसए के पास है। देखो कोई भी देश अगर अपने हथियार का एग्जीबिशन करता है, तो वो इसीलिए नहीं करता कि लोगों को देखने में मजा आएगा। अगर किसी देश के पास में ऐसा पावरफुल हथियार है, तो दूसरा देश कभी उससे वॉर के बारे में सोचेगा भी नहीं। सोचने के पहले 100 बार सोचेगा। जैसे कि मान लो अभी आप सबको मालूम है, थोड़े दिन पहले 9 तारीख को इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर पे छोटा मोटा लड़ाई हुआ था। ठीक है।
अब देखो, चाइना के पास है आपका वीटो पावर, ठीक है, इंडिया के पास वीटो पावर नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है। अगर मान लो यही वीटो पावर इंडिया के पास रहता तो, चाइना के पास नहीं रहता तो, चाइना कभी हमला करने का सोचता ही नहीं, चाहे आर्मी कितनी बड़ी क्यों ना उसको। इसलिए बोलते हैं ना, पावर मैटर्स। वीटो पावर की जो सीट आज से बहुत साल पहले इंडिया को मिलती, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो चीज उठा के चाइना की झोली में फेंक दी, समझ गए। तो इंडिया यहाँ पे वीक हो गया था। ओके, तो अगर आने वाले टाइम पे इंडिया को सबसे बड़ा पावर बनना है तो वो बन सकता है केवल ट्रेड में। ट्रेड में आने वाले टाइम पे अगर वो नंबर वन इकोनॉमी बन जाता है, तो नंबर वन इकोनॉमी बनने के लिए उसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा और इंपोर्ट को घटाना होगा। क्योंकि अगर ये नंबर वन इकोनॉमी बन जाती है तो हर देश सोचेगा, क्योंकि देखो अगर इंडिया के पास में ज्यादा पैसा होगा तो जो B-21 रेडार आज अमेरिका के पास है वो एक दिन इंडिया के पास भी होगा, समझ गए। और जब ज्यादा हथियार, जो कोई भी देश अपना हथियार का एग्जीबिशन रखा है तो वो इसीलिए रखता है ताकि दूसरे देश वाले इसको देखे और देखने के साथ में सोचे कि इन फ्यूचर हमको इस देश के साथ में वॉर कभी नहीं करना है। क्योंकि अगर वॉर किया तो इसमें हमारा ही घाटा है। जैसे कि अभी अमेरिका ने अपने वेपन्स के एग्जीबिशन में बी B-21 रेडार को दिखाया था। तो ये तो मान के चलो कि अब शायद ही अमेरिका के ऊपर कोई देश वॉर के बारे में सोचेगा। हाँ, सब लोग इसको अपने साथ में रखना चाहेंगे, लेकिन इसके अपोज में कोई नहीं जाएगा, क्योंकि अमेरिका पहले से एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है। पैसे के मामले में वो तो स्ट्रांग था ही, और इस फाइटर जेट से वो और पावरफुल बन गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। Who has approved the formation of an advisory group for streamlining the development of the bamboo sector? किसने बांस क्षेत्र के विकास को सुव्यवस्थित करने के लिए एक सलाहकार समूह के गठन को मंजूरी दी है? किसने दी है? नरेंद्र सिंह तोमर ने दी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। PM Modi will dedicate 3 national Ayush institutes to the nation on 10 December 2022 at the 9th World Ayurveda Congress in which state? PM मोदी 10 दिसंबर 2022 को 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में किस राज्य में 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान राष्ट्रों को समर्पित करेंगे? कहां पे? गोवा राज्य में समर्पित करेंगे। चलिए ये यहाँ पे देखिए, वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो कहाँ पे होगा? आपका गोवा में होगा। गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल में, जबकि जो भी आपके पुर्तगाली थे उसका ये बेस भी माना जाता है। ओके, गोवा में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 2 है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? आपके प्रमोद सावंत है। राज्यपाल कौन है? PS श्रीधरन पिल्लाई है। गोवा की भाषा क्या है? कोंकणी है। ओके, GST एंड कस्टम का संग्रहालय कहाँ है आपका? गोवा में है। शिग्मो साओ जॉ फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। विच कंट्री हैज वॉन द FIH मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2021 फाइनल एट द कलिंगा स्टेडियम इन ओडिशा? किस देश ने ओडिशा की कलिंगा स्टेडियम में FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का फाइनल जीता है? किस देश ने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर नॉर्मल सा जर्नल इंफॉर्मेशन है स्पोर्ट्स को लेकर, ये आप लोग पढ़ लेना खुद से। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Which state has implemented the first structural audit policy? किस राज्य ने पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी लागू की है? किसने लागू की है? उत्तर प्रदेश राज्य ने लागू की है। ओके, एक और यहाँ पे यूपी के रिलेटेड में न्यूज था, मेरे को उस बोर्ड का नाम याद नहीं आ रहा है। उसका काम, एक तो कोई तो एक बोर्ड है, ओके, उस बोर्ड का काम क्या? हाँ, वक्फ बोर्ड। हाँ, वक्फ बोर्ड। देखो
अभी यूपी से रिलेटेड ही न्यूज था ये, वक्फ बोर्ड के लिए। वक्फ बोर्ड, देखो वक्फ बोर्ड क्या है आपकी, वक्फ बोर्ड मतलब कि बोल सकते हो कि एक छोटी सी खुद की गवर्नमेंट है इसकी अपने ही देश में, लैंड माफिया को लेकर। ओके, वक्फ बोर्ड को कांग्रेस के टाइम की गवर्नमेंट ने इतनी पावर दे के रख दी थी कि वक्फ बोर्ड ने, जैसे कि मान लो कि अगर मैं बोल रहा हूं कोई अगर केरला में लैंड है, ठीक है, केरला में लैंड है, वहां पे पहले से एक गांव के लोग रहते हैं। ओके, लेकिन और वहां पे लोगों ने अपनी जमीन भी लेके रखी है, ठीक है। अगर वक्फ बोर्ड ने अगर वक्फ बोर्ड ने उसके ऊपर क्लेम किया तो वो सीधा सीधा पूरी की पूरी जमीन पहुंच जाएगी वक्फ बोर्ड को। ओके, अगर आपको आपको अपनी जमीन वापस चाहिए तो आपको वक्फ बोर्ड के कोर्ट में जाना होगा, जहां के सारे जज मुस्लिम बैठे होंगे, वो भी इनका ही कोर्ट रहता है, ठीक है। और इसमें चांसेस कम रहते हैं कि शायद इनको न्याय मिल सके। और यूपी बोर्ड ने इनके सारे जमीनों का आकलन करने के लिए, मतलब कि कितना लैंड इनके पास में अभी है, उसका आकलन करने के लिए एक एक कमेटी का गठन किया था, ठीक है, जिसके ऊपर न्यूज में काफी काफी बातें भी थी कि सीधा सीधा वक्फ बोर्ड को टारगेट क्यों किया जा रहा है। पर मेन मुद्दा तो ये है कि हैदराबाद के असरुद्दीन ओवैसी साहब इसके ऊपर बहुत बोल रहे थे। देखो, बात है यूपी का, बोल रहे हैदराबाद वाले, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रिमिनल का लिंक हो सकता है कि शायद ये एक लैंड माफिया हो। ओके, इसके ऊपर रिसर्च अभी चालू है। जैसे इसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट आएगी वक्फ बोर्ड को लेकर, तो मैं उसका एक पूरा एक एनालिसिस का वीडियो बनाऊंगा वक्फ बोर्ड को लेकर, ठीक है बच्चों। चलिए पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबल्ड वेलफेयर? कौन सा राज्य दिव्यांग कल्याण का एक स्वतंत्र विभाग वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? कौन बन गया है? महाराष्ट्र बन गया है, डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबल्ड वेलफेयर। चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ पीस एंड कॉरपोरेशन वाला राज्य कौन सा आपका? राजस्थान है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चालू किया गया था। दही हंडी ऑफिशियल स्पोर्ट कहाँ पे माना जाता है? महाराष्ट्र में माना जाता है। दही हंडी स्पोर्ट का मालूम है, बहुत ऊंचाई पर एक हंडी अर्थात दही के मटका लगाया जाता है, और लोग ऊपर क्या होते हैं, नीचे से ना बहुत सारे लोग जोड़ी बना के ऊपर तक जाते हैं और कोई एक बंदा उसको मटकी फोड़ देता है। मलखंबा ऑफिशियल स्पोर्ट कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच टेलीकॉम कंपनी हैज कोलैबोरेटेड विद मेटा टू एक्सलरेट इंडियाज डिजिटल इकोसिस्टम? किस दूरसंचार कंपनी ने भारत के डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र में तेजी लाने के लिए मेटा के साथ समझौता किया? किसने किया है? वोडाफोन आइडिया ने किया है। जैसे कि आपको पता है कि वोडाफोन और आइडिया पहले मर्ज हो चुके थे। ओके, बहुत सारे सिम कार्ड्स को छोड़ दो, जियो को टक्कर देने वाला आज मार्केट में सिर्फ एक ही है, और वो कौन है? आपका एयरटेल है। क्योंकि जब जियो ने अपनी आंधी लाई थी फ्री इंटरनेट सर्विस की, तो जितनी भी कंपनियां थी वो धीरे धीरे उखड़ गई थी, सिर्फ और सिर्फ एयरटेल वहां पे टिका था लॉस के साथ भी, और आज एयरटेल भी चल रहा है जियो के साथ में, ठीक है। चलिए, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? किस दिन मनाया जाता है ये? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। रिसेंटली विच कंट्री हैज अनवील्ड द लेटेस्ट हाईटेक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर B-21 रेडर? किसने दिखाया? अमेरिका ने दिखाया है। ओके, रफाल फ्रांस का है, S-400 रशिया का है, B-21 रेडर यूएसए का है, MiG-21 रशिया का है, और ब्रह्मोस इंडिया का है। और इनमें सबसे ज्यादा पावरफुल है B-21 रेडर। B-21 रेडर मतलब बोल सकते हो 3 मिसाइल जो काम अकेले करती थी, वो B-21 अकेले करने की क्षमता रखता है, अकेले करने की क्षमता रखता है, ठीक है। चलिए, विच कंपनी हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट गोल्ड एटीएम इन बेगमपेट एंड इट इज इंडियाज फर्स्ट गोल्ड एटीएम एंड वर्ल्ड्स फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड एटीएम? किस कंपनी ने बेगमपेट में अपना पहला गोल्ड एटीएम लॉन्च किया है? ये भारत का पहला गोल्ड एटीएम और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम है। किसने लॉन्च किया है? ओपन क्यूब टेक्नोलॉजीज ने लॉन्च किया है। ओके,
फर्स्ट गोल्ड एटीएम कहाँ पे लॉन्च हुआ है? हैदराबाद में लॉन्च हुआ है, जहां पे आधे ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक का सोना आपको मिलेगा। फर्स्ट फूड ग्रेन एटीएम कहाँ आपका? गुरुग्राम में है। फर्स्ट हेल्थ एटीएम कहाँ आपका? गोरखपुर में है। फर्स्ट एटीएम इन इंडिया कहाँ? फर्स्ट एटीएम इन इंडिया कहाँ पे था आपका? एचएसबीसी बैंक मुंबई में रखा गया था। गोल्ड एटीएम किसने लॉन्च किया है? ओपन क्यूब टेक्नोलॉजी हैदराबाद। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ आरबीआई हैज इंक्रीज द रेपो रेट बाय 35 बेसिस पॉइंट्स बीपीसी 35 बेसिस पॉइंट्स टू हाउ मच परसेंट? हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट दर को 35 आधार अंकों से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? मतलब पहले वो 5.9% था, लेकिन कुछ 35 पॉइंट्स ऐसे मिले कि उसको बढ़ाकर 6.25% कर दिया गया है। अब देखो यहाँ पर रेपो रेट होता गया है, ठीक है। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो ब्याज की दर होती है जिसके ऊपर आरबीआई बाकी बैंक्स को, छोटे मोटे बैंक जैसे यूनियन बैंक, टीजीएसबी, बैंक ऑफ इंडिया, इन सारे बैंक्स को क्या देने वाले में लोन्स देता है। ओके, इन सारे बैंक्स को पैसा देता है। और जो आम आदमी रहता है वो इन सारे बैंक से क्या लेता है? लोन लेता है। ओके, वो इन सारे बैंक से लोन लेता है, ठीक है। जब वो इन लोगों से लोन लेता है, ठीक है, इन लोगों से लोन्स लेने के बाद में देखो, अब लोन्स भी दो टाइप के होते हैं। अब लोन्स मैं आपको बता देता हूं। एक होता है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ओके, एक होता है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, और एक होता है वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, वेरिएबल या फिर बोल सकते हो फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, कुछ भी लिख लो, वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट और फ्लेक्सिबल, ओके, फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इन दोनों में फर्क क्या है? देखो, आरबीआई ने मान लो 6.5% के ऊपर इनको लोन दिया, ठीक है, बैंक वालों ने आपको लोन दिया। मैं अभी के लिए सेम ही रखता हूं कि आरबीआई ने 6.5% के ऊपर बैंक को लोन दिया। अब मैं मान लेता हूं यूनियन बैंक के बारे में, ओके, यूनियन बैंक ने एक आम आदमी को भी 6.5% के ये 6.25% पे लोन दिया, ठीक है। अब इन फ्यूचर अगर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप लोग लोन लेते हो तो इससे क्या होगा? आरबीआई अगर अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट आगे इन फ्यूचर घटाती भी है तो भी आपका ब्याज दर 6.25% ही रहेगा, ओके। और वेरिएबल वाले में क्या होता है? वेरिएबल वाले में ये होता है कि अगर आरबीआई अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाती है तो आपका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, ओके, और अगर आरबीआई अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाती है तो आपका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा, ओके। तो ये घटना बढ़ना जो भी है सब आपका आरबीआई के रेपो रेट पे डिपेंड करता है, लेकिन वहां पे आपको वेरिएबल या फ्लेक्सिबल चूज करना पड़ेगा और ये प्रॉफिटेबल भी रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट और आता है जो आम जनता को मालूम नहीं होता। देखो, अगर इन केस आपके फैमिली के ऊपर कोई लोन वगैरह हो और आपको लोन एक साथ भरना हो तो सबसे पहला काम करना आप लोग देखना कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फ्लेक्सिबल है या फिर फिक्स्ड है। अगर वो फ्लेक्सिबल है तो प्री पेमेंट पर आपसे कोई चार्ज या टैक्स नहीं लिया जाएगा, ओके। अगर वो फिक्स्ड है तो आप लोगों को प्री पेमेंट के लिए पैसा भरना पड़ेगा, समझ गए? तो ये चीज ध्यान में रखा करो। देखो, बैंक बैंक वाले क्या करते हैं मालूम है? इन्हीं चीजों का फायदा उठाते हैं। अगर लोन के बारे में किसी को नहीं पता है तो सबसे पहली बात आम जनता को वो लोग फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन चिपका देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें उनका लॉस नहीं है। लेकिन इन केस कोई पढ़ा लिखा बंदा है तो वो तो वेरिएबल वाले को ही चूज करता है, क्योंकि इन केस इन फ्यूचर उसको अभी कभी प्री पेमेंट करना पड़ा, मतलब उसके पास पैसे हैं कि वो अपना लोन भर सकता है, तो वहां पे उसको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन अगर वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फिक्स ही रहेगा, चाहे आरबीआई बढ़े या घटे, ओके। यहाँ पे एक बात ये, और उसको प्री पेमेंट करने के लिए चार्ज देना पड़ेगा। तो इन फ्यूचर अगर आप लोग भी कभी लोन लेते हो तो आप लोगों को वेरिएबल या फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेना चाहिए, ओके बच्चों।
तो आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।